जब जब हमने लोगों से कहा, लोगों ने मुझे पागल समझी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो गया। फिर भाई जी मेरा साथ दे रहे थे, इसलिए भाई भी बोला अरे वो पागल हो गई, कम से कम तुम तो ना पागल हो। ये चीजें चल रही थी। क्या एक्चुअली होता क्या है ना कि गलती उनकी भी नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमारे साथ क्या होता, जब तक हम एग्जाम्पल ना देते तब तक लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ मेरा पैर देख रहे थे, मेरे अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो दिखता ही नहीं। जो अंदर से झकझोर दे रहा था मुझे, वो चीज उनको दिख नहीं रही थी। सच बता रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं। मैंने जो अपनी जिंदगी में जिया है ना, जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति, किसी भी चीज के प्रति अगर आपकी अंतरात्मा जाग गई, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, जितनी चाहे उतनी ताकत लगा ली। यही मेरे साथ हुआ था। वहां पे प्लान कर लिया, लेकिन अब स्पॉन्सरशिप और सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना था। कोई तैयारी नहीं हो रहा, स्पॉन्सरशिप कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि कोई क्यों लगे, कोई भी, अगर हम तो इतना भी कहेंगे कि कोई भी, प्लीज अगर आप लोगों में से कोई कॉर्पोरेट से होगा तो प्लीज बुरा नहीं मानेगा, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनियां किसी पे पैसे ऐसे नहीं लगाती जब तक वो खुद नहीं देख लेती कि हमारा बेनिफिट क्या है। तो जैसे विकलांग लड़की पे कोई कैसे लगाता, मैंने प्रूफ किया कि हाँ हम कर सकते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब लोग ये सोचते मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, मेरे दिमाग में सिर्फ दो बातें चल रही थी, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब कैसे करना है, इनका जवाब कैसे देना। निकलने के बाद घर जाने की, माँ से मिलने की बजाय, घर जाने की बजाय सीधा मैम मच्छिंद्री पाल, भैया ने सजेस्ट किया, भाई जी ने सजेस्ट किया कि मैम मच्छिंद्री पाल से मिलते हैं। ये लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन मच्छिंद्री पाल मैम से मिलते, वो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। डिस्चार्ज हुए हम शाम को, नेक्स्ट डे सुबह हम गए, ट्रेन पकड़े, पुरुषोत्तम ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन दिल्ली। रिजर्वेशन भी नहीं था मेरे पास, हैंडीकैप कंपार्टमेंट में पहली बार, उसका भी फायदा उठाया था कि चल पॉजिटिव, भाई जो होना था वो तो हो चुका है, तो एटलीस्ट जो हमारा हुआ उसको अपॉर्चुनिटी क्यों ना बनाओ। उसका रिजर्वेशन था ही नहीं, हैंडीकैप कंपार्टमेंट, जनरल में जा ही नहीं सकते थे, इतनी भीड़ होती है। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में पूरी रात सीट में से मुंह छुपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया, हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है, बहुत रोए थे। लेकिन कहते हैं सुबह जब होती थी, इतने सुबह की मैम, जब सुबह हम पहुंचे जमशेदपुर, झारखंड पहुंचे, मैम से बताया जब उनको हमने कि मैम रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं। कहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे? नहीं मैम, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि उनसे पहले मेरी बात हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला था, नंबर ही नहीं मिल रहा था। एक मीडिया कर्मी थी, तो बोला था कुछ दिन पहले जहाँ चार होती वहाँ जो अगर किसी लक्ष्य के पीछे अगर पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है तो रास्ता निकाल ही लेता है। मैं दिक्कत तो आएगी, बिना दिक्कत की तब तक आप उसका वैल्यू नहीं समझेंगे, बिना प्रॉब्लम्स के कुछ तो मिल जाए तो उसका कीमत नहीं समझ में आती है। और मुझसे उनका नंबर मिला, फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, 5-6 बार कॉन्टैक्ट किया। लास्ट बार जब उनको बात की, मैंने बोला मैम आपसे मिलना चाहते हैं, तो ठीक है आ जाओ, मैं जमशेदपुर, उनका मैम कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता था उसी दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी, कल मिलते हैं। जब नेक्स्ट डे जो उनके सामने रेलवे स्टेशन मैंने फोन उनको यकीन नहीं, अभी कल तो डिस्चार्ज हुई, आज तो यहाँ आ गए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने यही बोला, कुछ तो गड़बड़ है। फाइनली जब हम अपने ऑफिस गए, उन्होंने मुझे जब देखा कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग लग चुका था, इस पैर में ऐसे स्टिचेस लगी हुई थी, मेटल वाली स्टिचेस आती तो ऐसे ऐसे करके पूरी लगी हुई थी, क्योंकि रॉड डाली गई थी उसमें। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा मुझे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि अरुणिमा, तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरू पहाड़ के बारे में सोचा, तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए रहा। बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने कहा कि अरुणिमा ठीक है, तेरे सोच लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। मुझे एक मौका दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगी। ठीक है, मिलते ट्रेनिंग में। जब हम उत्तराखंड उत्तरकाशी पहुंचे ट्रेनिंग के दौरान, सारे लोग नॉर्मल थे, वहां पे भी यही सिचुएशन कि नहीं हो सकता, ये तो पागल हो गई है, मतलब इसी तरीके की बातें आ रही। लेकिन तब तक तुम इतना स्ट्रांग हो गए थे कि उनकी बातों का कभी फर्क नहीं पड़ा मुझे। देखिए, दो तरीके के लोग सोच, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे महाराज जी ने भी बताया कि अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जहां आप जाना चाहते हो, कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको खींच के अपने बराबर लाके खड़ा करना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते।
तो आप सोचने का तरीका ही बदल दो, सोचने का तरीका ही बदल दीजिए। अगर आपको कोई आपके प्रति नेगेटिव बोल रहा है तो आप चैलेंज के रूप में क्यों नहीं लेते कि ठीक है आज आप बोल रहे हो क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, इसलिए आप आज बोल रहे हो मुझे, लेकिन आने वाले दिन में हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप आके बोलेंगे कि हाँ रुनिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। सिर्फ सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होता बस। लेकिन वो अगर आप नेगेटिव में सोचोगे तो वो तो नेगेटिव बोल ही रहा है, वो तो नेगेटिव बोल ही रहा है। आप चेंज कर लो, अपने तरीके से चेंज करो उसको, उसके बाद आपको उसी बातों से इतना बेनिफिट मिलेगा कि जिससे मुझे और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों से ही जो आग पैदा हुई है मुझ में, वो लोगों की बातों से ही हुई है। तरीका चेंज कर लिया। क्या हुआ जब वहां पहुंचे उत्तरकाशी में, सारे लोग नॉर्मल थे। मुझे रोड हेड से बेस कैंप उतरने में ही लोगों को 2 मिनट में उतरते थे, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे में उतरती थी। इतना ज्यादा पेन होता था, चल ही नहीं सकते थे लोग, किसी को पकड़ के ऐसे ही चलते थे। कभी व्हील चेयर बैसाखी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी तब भी नहीं लिया, इना ही लेना मुझे, शायद लिया हो तो आज मेरे साथ जुड़ गया होता, कभी नहीं लिया। किसी पीक के सारे लोग नॉर्मल थे, किसी पीक के लिए हम लोग छोटे पीक के लिए निकलते थे, करीब 12-13 हजार तक की हाइट के लिए निकलते थे, तो सारे ग्रुप के सारे लोग निकल जाते थे और ये बोलते कि हाँ रुनिमा आओ धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है आप लोग जाइए, हम आते हैं। हम भाई जी धीरे धीरे चलते रहते थे। पता जब वो लोग निकल जाते थे कहीं ना कहीं से मेरा भी मोरल हल्का डाउन हो जाता है कि क्या है, खुद से को समझाते कि क्या रुनिमा तू प्लान कर रही है एवरेस्ट का, एक छोटा सा पीक नहीं समझ, सारे लोग तुझसे आगे चले जा रहे, कैसे होगा। आज हम यहाँ पे खड़े होकर चाहे जितना मोटिवेट आपको कर दे, या फिर और भी बहुत बड़े बड़े स्पीकर को आप लोगों ने सुना होगा, सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी चीज के प्रति आपकी अंतरात्मा जागे, किसी भी लक्ष्य के प्रति अगर आपकी अंतरात्मा जागे, फिर आप रोकने भी नहीं रुक सकते, अपने आप रास्ता बनाते हुए अपने टॉप पे पहुंचोगे। आप मेरे साथ मैंने खुद से प्रॉमिस किया, ये बात खुद से प्रॉमिस किया कि कोई बात नहीं, आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं इनके बराबर चलता हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे आगे बढ़ूंगी। आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो मैं ऐसे जीती रही, 8 महीने बाद, क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो लगातार वही करती थी। पत्थर पे रस्सी लगाने में पत्थर पे निशान पड़ जाता है, सुना होगा आप सबको। तब जब मैंने पढ़ा था तो बच्चे थे तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जब वो चीजें खुद पे आने लगी तब समझ में आने लगा, हाँ ये चीजें होती हैं। खुद से प्रॉमिस किया कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें वो चीजें नहीं इसलिए तुम मेरे साथ नहीं सकते, लेकिन एक दिन आएगा कि तुमसे पहले जाएगी। आने वाले 8 महीने बाद में उनके टॉप बेस कैंप से हम साथ में निकलते थे, और क्योंकि मुझे भी पेस चेक करना रहता था, तो हम भागते थे, पूरा सामान उठा के फटाफट भाग के जाते थे, चलते थे। टॉप पे हम पहुंचते थे कभी कभी 1 घंटे पहले, कभी 2 घंटे पहले, कभी कभी आधा घंटे पहले, ऐसे करके पहुंचते थे टॉप पे, और ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो आ रहे हैं। खुशी होती थी कि आज मैं कर पा रही हूँ। उस खुशी कब होती थी जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, अरे मैडम खाते क्या हो, बता दो खाते क्या हो। खैर नहीं है, हम सारे लोग देखे हैं अभी, ये चलते कैसे हो। उनसे सिर्फ एक बात बोलते थे कि भाई जो मेरा गोल है उसी की रोज एक डोज लेते हैं, उसको याद रखते हैं कि हमें तुझे वो करना है, सिर्फ यही तक नहीं सीमित रहना। ऐसे करते 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 लास्ट कई पीक सबमिट किया। लास्ट जब एवरेस्ट की बात आई, टाटा स्टील ने फुल स्पॉन्सर देने को तैयार हो गया। मुझे मेरे पास से एमडी ने पूछा कि आप श्योर हैं कि ये सबमिट कर लेगी, तो बोले हाँ मैं 100% श्योर हूँ ये सबमिट करेंगे, उसको साथ में 100% उन्होंने पूरा स्पॉन्सर दिया। जब काठमांडू पहुँचे, मैं मछली पाली मुझे छोड़ने के लिए वहाँ पे गई थी। शेरपा गाइड होता है, वहाँ का लोकल गाइड। शेरपा को जब पता चला कि वहाँ का आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे पैर में रॉड है, वो बोला मैं नहीं जा सकता इसके साथ। मतलब मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं समझा नहीं पाती थी लोगों को कि मेरा पैर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं सारे काम कर सकती हूँ। मेरे लिए समझा पाना बहुत मुश्किल था। मैंने बोला कि नहीं नहीं, बिकॉज मैम ने समझाया कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, ऐसे नहीं आ गए हैं, पूरा किसी तरीके से वो माना। और उसके बाद ग्रुप के 6 लोग थे,
इंडिया से 6 लोग थे। रॉकी एरिया जब हमने शुरू किया, रॉकी एरिया तक तो हम सबसे आगे थे, लेकिन जैसे ही आइस और ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुआ ना, जो आप लोग पता नहीं, आप लोग कुछ लोगों ने ट्रैकिंग भी किया होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा, ब्लू और ग्रीन आइस दिखता है जितना सुंदर है उतना भयानक, उतना ही भयानक, अपने पास नहीं आने देता आसानी से किसी को भी। मैं जैसे ही पैर रखती स्लिप कर जाता, जैसे ही पैर रखते स्लिप कर जाता। सेफा मुझे इरिटेट हो रहा, क्या यार लोग जाने दो, लोग सब पता है मिस हो रहा था, सबने बोला जाने दो, वहाँ पे कोई किसी का वेट नहीं करता। फाइनली वो लोग आगे निकल गए और शेफा बोला रणमा जिद मत करो, नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं सर अभी तो जरूर, क्या हो जाएगा। वो जैसे ही बोला वापस करने की, मैंने कहा नहीं नहीं मैं चल दूँ। फिर वो और लगा के हिम्मत और लगा के, मतलब जब तक स्लोप था तब भी चला, लेकिन जब पूरा आइस बॉल जैसा शुरू होने लगा, सच में मैंने कभी वो चीज़ें, मैं 21,000 तक गई थी ट्रेनिंग में, 21,798 तक गई थी, ऑलमोस्ट 22,000 तक, लेकिन वो आइस बॉल वाला नहीं देखा था, मेरे लिए एकदम नया था। इसमें चढ़ूँ तो कैसे चढ़ूँ, लेकिन ट्रेनिंग में मैंने सीखा था। सिर्फा फिर बोला कि नहीं हो सकता। जब वो नहीं बोलता तो मेरे अंदर जैसे एक एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव में लेते थे, जैसे ही वो नहीं बोलता मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, फट से जुमार लगाते, अपना फटाफट जुमार लगाते और फ्रंट पॉइंटिंग मार मार के, क्रैम्पोन होता है जैसे स्पाइस शू, उसी तरीके से बड़े बड़े क्रैम्प कांटे जैसा, ऐसे क्रैम्पोन बोलते हैं उसको, स्नो बूट के नीचे लग जाता है वो, उसी के सहारे हम ग्रिप बना बना के, नहीं तो जनरली शू से चल नहीं सकते आइस पे, क्योंकि वो स्लिप कर जाता है। जैसे चल मार मार के, फ्रंट पॉइंटिंग मार मार के हम ऊपर बढ़ चल रहे हैं। जैसे ही 1-2 मारा, राइट लेग से मारा तो रॉड की वजह से बहुत पेन होता, लेफ्ट को मारते तो मेरा पैर ही मूव, यूं मारते पैर मूव हो जाता। एक बार मारे नहीं होता, 2 बार, अब हाथ हमारे ऐसे ऊपर पकड़ रखा है, कितनी देर तक आप हाथ ऊपर पकड़ के रहते हो। कुछ लोग तो इतना दर्द होने लगता है हाथ, अभी आप आजमाना घर में भी जाके ऐसे हाथ से ऊपर करके रखना, जनरली कुछ मत पकड़ना, कितनी देर तक आप रख सकते हैं। हाथ ऐसे ऊपर में पकड़ा, ये पैर मुड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, पैर बार बार मुड़। शेफा बोले मत करो जबरदस्ती, रणमा नहीं हो सकता। शेफा बोले ये मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा, अपने मन का थोड़ी है, जैसा चाहूंगी मैं वैसा चलेगा। और उसके बाद पैर हम फिर से माफी करते हैं, क्योंकि ये भी हो जाता है कि हम रोप में लटके हुए हैं और मेरा पैर टो जो हील पे आ जाता है, हील टो पे चला जाता था, प्रोस्थेटिक लेग। सेवा को उसने भी कभी देखा नहीं था ये चीजें, तो सेवा बोले यार ये क्या, उसको समझ में भी नहीं आता था ये क्या है। फाइनली हम उसे पैर रूप में लटके लटके पैर को सही करते और फिर से आगे बढ़ना चालू करते। एक बार हिट करते थे तो नहीं होल होता, 2 बार 3 बार 4 बार तो बर्फ का टुकड़ा टूट टूट के निकल जाता था, तो उस एक होल टाइप हो जाता, तब हम पैर रख रख के ऊपर जाते थे। यही कारण है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ऐसे करते करते मतलब बेस कैंप पहुँचे, बेस कैंप से कैंप 1 कुंभू ग्लेशियर, बर्फ मतलब बर्फ भी सिर्फ आइस ही आइस है। क्रेव ऑसेस रहता था तो कुछ सारे लोग जंप कर जाते थे, छोटा तो जंप कर लेते थे, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं जंप कैसे करूं। फिर भी जंप करते, लैडर कहीं कहीं लैडर भी लगा रहता, तो पोल कभी कभी ये भी होता है कि हम प्रोस्थेटिक से हम सिर्फ अंदाज के पैर रखते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है पैर कहाँ रख रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि भीड़ अगर रहती है तो किसी के पैर पे आराम से खड़े रहते हैं, मुझे पता नहीं चलता। जब वो चिल्लाता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ किसी के पैर पे खड़े हैं, तब पता चलता है। सेम वहाँ पे भी हुआ कि पोल पे रखने की बजाय मैंने किनारे रखते तो कई बार गिर भी गए, लेकिन एंकर रहते थे, रूप में एंकर रहते थे, तो फिर आसपास के लोग बहुत जोर से चिल्लाते थे, खैर फिर निकल के आते थे। फिर मतलब कैंप 3 तक चलता रहा ऐसे। कैंप 3 के बाद कैंप 4 पहुंचे। एवरेस्ट में 4 कैंप रहते हैं, कैंप 4 पहुंचे। साउथ पोल भी बोलते हैं उसको, कैंप 4 साउथ पोल भी बोलते हैं। साउथ जैसे अभी हम पहुंचे ही थे कि मेरे बगल वाले टेंट में एक कोरियन लड़की को खींच के निकाला जा रहा था, टेंट से खींच के निकाला जा रहा था। तो मैंने देखा कि मतलब एक आश्चर्यचकित उससे कि मतलब क्यों खींच के निकाला, देखा तो बॉडी उसकी अकड़ गई थी और मर गई थी, मर चुकी थी वो, और सबमिट करके वो आई थी, लेकिन वो तुरंत का तुरंत वो अंदर चली गई, लेट गई, बॉडी अकड़ गई। तो फिर बगल वाले टेंट में फिर सुन रहे हैं कि किसी के सोने से भी वो स्थिति ऐसी होती है कि सोने से भी डर लगता, बॉडी इतनी थकी होती, नींद आती रहती है कि अगर आप जरा सा बैठे तुरंत इतना ज़्यादा बॉडी थकी होती है।
लेकिन फिर भी सोने से डर लगता है कि सोए और पता लगा सोए, पूरे टाइम सोए ही रह गए। बगल वाले टेंट में फिर सुनाई दिया कि एक कोई दूसरा था, वो सो गया दिन में, उसके फेफड़े में पानी आया और मर गया। ये इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं साउथ पोल से फिर जब हम निकले आगे पहुंचे तो एक एरिया करीब रात के 1-1:30 बज गया था जब वहां पे हम पहुंचे। बालकनी एरिया है, बालकनी भी बोलते हैं उसको, डेथ जोन एरिया भी बोलते हैं। उस एरिया का नाम ही डेथ जोन पड़ गया है कि जिधर हेडलाइट होती है रात में जिससे चलते हैं, हेडलाइट जिधर ही जाती है उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही है। बहुत पुरानी डेड बॉडीज कि मतलब पूरा का पूरा इक्विपमेंट पहना हुआ है, करीब 10 लाख का इक्विपमेंट उसके ऊपर है, लेकिन वो मरा हुआ है। हेलमेट भी है, कैरब भी है, सेफ्टी सब कुछ, लेकिन वो मर चुका है। अच्छे आप माउंटेनियर और अच्छे दिले के कहते हिम्मत धरी रह जाती जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। अभी तो सिर्फ हम डेड बॉडी देख रहे हैं। जिस रोप में हम जा रहे थे उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उसका हाथ ऐसे से आवाज आ रही थी और हाथ हल्का हिल रहा था, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था और वो लास्ट से शुरू था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, वो भी नहीं थी। मैंने डेड बॉडीज इस तरीके से कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता है ऐसी जगह पे कि क्या करें। जिधर ही देख रहे उधर डेड बॉडीज, करूं तो क्या करूं, यहाँ पे और कोई है भी नहीं कि किसी से कुछ शेयर भी कर पाए, कोई नहीं। लेकिन जानते हैं ऐसी डरावनी चीजें भी आपको कुछ नहीं कर पाती जब आपका गोल आप पर हावी होता है। आपका गोल जब आपका जुनून बन जाए, यहाँ पे जब हावी होता है तो ऐसी चीजें भी आपको कुछ दिखा नहीं सकते, आपके आप रास्ते से चले गए। मैंने 10 से 15 सेकंड वहाँ पे खड़े होके मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सबने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँ तो मैं जिंदा वापस आऊंगी। क्योंकि जैसे एक एथलीट का सपना होता है ओलंपिक खेलना, जैसे एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप, बस एक माउंटेनियर का सपना होता है एवरेस्ट। तो कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा नहीं होता, मुझे उनके सपने को भी पूरा करना था। मैंने ये भी बोला कि आप लोग मुझे हेल्प करो। फिर उस अपना मेरा शेरपा उसको तो आराम से डेड बॉडी ला दिया था और फाइनली मैंने भी नहीं हम जुटा पा रहे थे हिम्मत की मैं उस डेड बॉडी को लाऊं। फिर से कैरावेन खोला और फिर आगे गया, उसके कैरावेन में आगे गया और मैंने आगे उसको लांघा, आगे बढ़े। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मेरे ग्रुप में सारे लोग जा चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, इसके बीच में जब मैं आगे वो लोग निकल चुके तो काफी आगे निकल गए वो लोग। आते वक्त वो लोग समिट करके वापस आ रहे थे, सुबह हो चुकी थी, वो लोग समिट करके वापस आ रहे थे। हिलेरी स्टेप के करीब साउथ समिट के करीब वो लोग मिले वहीं और सबने बोला कि बेस्ट आप लोग इस तरह की बातें हुई। कुछ मेरे ग्रुप के लीडर को भी बोला कि अगर आप अगर रुक सकते हो तो प्लीज रुक जाइए, मैं समिट करके वापस आ रही हूँ। वो फिर नहीं रुके, वो चले गए, नीचे चले गए। मैं अभी कुछ और दूर चली थी कि शेरपा ने मुझे तब तक एक भयानक सा मुझे एक आवाज सुनाई दिया कि अरे वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और अब यहाँ तक भी आई तो कम नहीं है, चलो नीचे चलो। आपके सामने हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, कोई आपसे ये बोले कि आप वहां हैं, आपके सामने दिख रहा है कि समिट वो है, लोग और देश के लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे हैं, अगर कोई आपको ये बोले कि वापस चलो कैसा लगेगा? मैं बताऊँ इतना इरिटेट हो गई। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे सामने एवरेस्ट समिट, आप वापस चले नहीं जाएंगे? मैंने ऐसे रिएक्ट मेरा यही था, मैंने नहीं जाएंगे। बोला जिंदगी रही दोबारा उतना बहुत है, जिंदगी रही दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि वो सीधा हम देख रहे थे तो साफ पास दिख रहा है, लेकिन वो घूम के जाना पड़ता है। वो एजेंसी के लीडर को बता दिया वॉकी टॉकी से, मैम चिंदरीपाल पूरा टाटा स्टील सबको बता दिया, घर में भी सबको बोल दिया कि ऐसे ऐसे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अगर नहीं मानी वो जिंदा वापस नहीं आएगी। फाइनली मैंने कहा ये वॉकी टॉकी बंद, मैं जिंदा तो जाऊंगी मैं, मुझे पता है, लेकिन ये वॉकी टॉकी बंद करो, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ये प्रेशर कर रहा है मुझे। मैंने ये वॉकी टॉकी बंद कराया और कन्विंस भी करने उसको मनाने की कोशिश की, नहीं चलो कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा। वो मानने को तैयार है कि बोले अरे तुझे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाने वाला, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सर कुछ नहीं होगा, चलो। कुछ देर बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में आपके जीवन में कभी कभी ये होता है कि
सिर्फ आप अकेले होते हो वहां पे और फैसला लेने वाला कोई और नहीं होता है, सिर्फ आपको फैसला लेने होता है। ये बात मुझे मैम, मुझे श्रीपाल और मेरी माँ ने दोनों ने बताया था कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब तू अकेले होगी तो तुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, तुझे समझना कि सही डिसीजन कौन सा है और ये गलत कौन सा है, तुझे लेना पड़ेगा। मेरे दिमाग में उनकी बात वीडियो की तरह चल रही थी और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि जहाँ पे होना वहां पे खड़े होके थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चलकर तू यहाँ पहुंची है तो अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना देखना, तो कुछ देर बाद टॉप पे होगी। मैं अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में वह वीडियो की तरह चल रहा था। फाइनली मैंने शेरपा को बहुत करने की कोशिश की, नहीं माना। मैंने बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊंगी, रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊंगी। एक कदम आगे बढ़ाया। सच में कुछ देर बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। बाद में आया, वो चिल्लाता जरूर था लेकिन बहुत हेल्पफुल था। मेरे पीछे आया, वो छोड़ा नहीं उसने मुझे अकेले, पीछे आया। सब कुछ चेंज हो चुका था, मैं टॉप पे थी। उसका सिर्फ मैं, आज भी मेरे पास शब्द ढूंढते हैं कि कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ वो क्या है। मेरे पास शब्द ही नहीं मिलते। बस ये मन कर रहा था कि हाथ उठा के जोर जोर चिल्लाऊं, सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं सकती, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार माने, उनको मैं चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती हूँ कि नहीं, अगर आपकी मतलब आप कर सकते हो। चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलने का मन कर रहा था, लेकिन नतफा ये था कि मैं जब इतना बॉडी एनर्जी यूज कर चुकी होती है कि चिल्ला भी नहीं सकते, और उसके बाद ऑक्सीजन मास्क भी लगा होता है, चिल्ला नहीं सकते। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी चिल्लाने की। शेरपा मुझसे बोल रहा है, पागल हो गई है, हाई एटीट्यूड हो गया तुझे। नहीं, वो आप नहीं समझोगे उन चीज़ों को। मुझे याद था, मैं फोटोग्राफ जो सेम ब्लैक एंड, जो जैसे अभी फोटो में सेम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, छोटी सी फोटो महाराज जी ने मुझे दिया था बड़ौदा में। तब मैं ट्रेनिंग में थी। मैंने महाराज जी से भी प्रॉमिस किया था कि मैं वहां पे रखूंगी वो फोटो। निकाली बार बार रास्ते में, जब निकाल के उसको देखते थे तो शेरपा इरिटेट होता था, क्योंकि उसको रखने को बोलते थे। क्या तू बार बार खोल खोल के देखती है, मुझे रखना पड़ता है। मैं कहा आप नहीं समझोगे, मेरा एनर्जी का टूज है। आपने फाइनली उसको बंद करा। वहाँ पे भी जब मैंने उसको बोला अच्छा निकालो, उसको रखना है, फिर वो मुझे देखा ऐसे, तो फिर मैंने कहा अच्छा उसको ज़्यादा देखेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएगा। फाइनली मैंने रखा और पूजा करना स्टार्ट करा। केवल 7 से 8 मिनट ही हम वहाँ पे रहे, ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते वहाँ पे, उतनी देर में सब करना था। वो बोल रहा कि अब ऑक्सीजन तो खत्म हो रहा था, तो बोल रहा रणिमा तुझे पूजा करने की सूझ रही है, जान जा रही है, मर जाएंगे, पूजा कोई नहीं काम आने वाला, चलो नीचे। उन्होंने कहा रुको बस थोड़ा सा, 1 मिनट ऐसे आधा मिनट 1 मिनट बोलते हुए उसको फाइनली पूजा करना शुरू किया। मैंने फोटो रखी और बोला कि भगवान जी मुझे, ऐसे ही हाथ जोड़ के, भगवान जी मुझे नहीं पता कि महाराज जी वो मंत्र कौन, आज भी मुझे याद नहीं है वो मंत्र जो महाराज जी लोग बोलते हैं। सच में ईमानदारी से बता रहे, आज भी मुझे वो पक्का मैं कोशिश करूंगी। और आज भी वो मंत्र याद नहीं है। मैंने वहाँ पे फोटो रखी, सिर्फ इतना बोला कि भगवान जी आप वो मंत्र एक्सेप्ट कर लीजिए जो महाराज जी बोलते हैं। उसके बाद वो फोटो रखी, फटाफट रखी होती है। उसके बाद मैंने सबसे पहले धन्यवाद उन लोगों को बोला जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। अगर वो मुझे इस तरीके से नहीं बोलते तो मेरे अंदर वो आगे नहीं पैदा होती। सबको थैंक यू बोल के, और शेरपा से बोला अच्छा फोटो खींच लो इसका, लो इसको, मतलब इसको पागल हो गई, ये फोटो खींचने को नहीं, खींच लो भाई प्लीज। फोटो निकाली, फिर उसको कैमरा, 5 पेयर बैटरी रखे थे, एक डिस्पोजल कैमरा, एक नॉर्मल कैनन का कैमरा रखा था कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, इस तरीके से रख के लेके गए। उसको फिर बोला कि अच्छा वीडियो बना लो। बोला तू सचमुच पागल हो गई, एकदम इरिटेट हो गई, सचमुच पागल हो गई, तू मर जाएगी, तेरे साथ साथ मैं जा रहा हूँ, तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगा। उन्होंने प्लीज 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 रिक्वेस्ट करके वीडियो कैमरा ऑन करके दिया। सही में आप लोग भी सोचेंगे सच है कि रणिमा का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और
ये लड़की 8848 की हाइट पे यहाँ पता हंसना, हम लोग भी हंस रहे हैं, मैं खुद भी आज इतने इसी तरीके से बता रही हूँ। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन मिलना असंभव होता है, मिल ही नहीं सकता। वो बोला मुझसे कि माँ ऑक्सीजन तुम्हारा खत्म हो, मर जाओगी, वापस चलोगे, वीडियो बना लो भाई थोड़ा सा। आप लोग सोचो वीडियो बनाने की इसको क्या जरूरत है? पता कहीं ना कहीं से मेरा मन भी एक अंदर में होता ना, एक अंदर में मेरे आने लगा था कि शायद मैं जीतना ना चाहूँ, क्योंकि 8848 की हाइट पे कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला था। मैंने कहा ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुँचा देना, मेरे युवा वर्ग तक चला जाएगा। मैंने बोला है कि ऐसी हालात आप सबको पता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, न्यूज में 2011 में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 2 साल के अंदर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं ऐसी हालात होने के बाद भी अगर हम कर सकते हैं तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच ही मेरी, एक सोच लो और उस पर पूरी ईमानदारी से आप बढ़ो। आपके हाथ में आपका अचीवमेंट होगा, आपका लक्ष्य आपके हाथ में होगा। सिर्फ ऐसे ही बोला है। फाइनली वीडियो भी बन गया और जो भी था फटाफट बोला अच्छा चल चलो अभी जल्दी चलो। हम अभी भाग के नीचे आ रहे थे, जब हम टॉप पे पहुंचे तो कई लोग टॉप पे थे, टेबल साइड से भी कुछ लोग आए थे। लेकिन जब वेदर खराब हुआ 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था 21 मई। 11 बजे के बाद अगर कोई क्लाइंब करने की कोशिश करता है तो सुसाइड अटैम्प्ट होते, तो 10:55 तो मुझे वैसे भी हो चुके थे, बाकी 6-7-8 मिनट हम रुके थे। मतलब वेदर पूरी तरीके से पैक हो गया, दिखता नहीं है, ऐसे 5 मिनट में तो दिखेगा नहीं, ऐसे कॉन्टेंट जैसा दिखेगा, सिर्फ बर्फ की वैसे गिरता है बस ऐसे दिखेगा। हवा इतनी तेज चलती है। खैर जब सबके नीचे आना शुरू किया, अभी कुछ देर ही चले थे हम, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म, हम नीचे से गिर गए। यहाँ वही फिर हो गए, इतना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वहाँ आपने पता नहीं किसी को तड़पते हुए बिना ऑक्सीजन के देखा है या नहीं, उस तरीके से तड़प सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि ले ही नहीं पा रहे हैं और ऐसे नीचे गिर गए, बर्फ पे पूरा नीचे गिर गए हम। और रोप में हैं अभी। शिल्पा मुझे बोला रेबा मुझे यकीन नहीं था कि तू सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने सबमिट कर, तू बहुत बहादुर हो, उठ। मुझे बात मोटिवेट कर रहा था, लेकिन हम तो जैसे ही उठने की कोशिश करते नीचे गिर जाते, जैसे उठने की कोशिश नीचे गिर जाते, क्योंकि पूरी एनर्जी तुम लगा चुके थे। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और शिल्पा ने देखा कि ऑक्सीजन, और वो फटाफट मुझे एंकर किया वहाँ पे और नीचे भागा। ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास 2 था, उसने एक वहीं फेंका, दूसरा लिया और वापस जाने लगा था, क्योंकि वेदर खराब हो चुका था। कोई भी वेदर खराब होने पे रिस्क नहीं लेता। मैंने सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा गोल्ड चांस था, बहुत मुश्किल से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था। शायद अगर मैं उस गोल्ड चांस को खो